हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपना बायोलॉजिकल बेसिस जितना भी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं या उनके सब टॉपिक हैं जो आपके पेपर के व्यू पॉइंट से इम्पोर्टेंट हैं उनको डिस्कस करेंगे। और इसके बाद जो एमसीक्यू हैं वो मैं इसके बायोलॉजिकल बेसिस के ही लेके आऊँगी। इससे पहले मैंने सोचा कि एक वीडियो अपलोड कर लेती हूँ जिसमें आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट पता हो। और अपने वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर भी करना। और अगर कोई और टॉपिक अगर आप चाहते हो कि पहले उसको कवर किया जाए तो आप कमेंट करके वो भी बोल सकते हो। और ये जो इसके नोट्स या जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट होंगे वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और बाकी सारी वीडियोस के भी आपको पीडीएफ अवेलेबल है, अब उधर से आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो वो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसमें मैंने कुछ आपकी गूगल की ये भी ली हुई हैं, स्क्रीनशॉट रखे हुए हैं, ताकि आपको सबसे पहले ये क्लियर हो जाए कि कौन सा ब्रेन का पार्ट कौन सी लोकेशन पे है। क्योंकि कभी कभी सिंपल, मैंने पहले भी बोला था कि वो अरेंज करने के लिए बोल देते हैं। जैसे आपको ग्लैंड अरेंज करने के लिए बोल देंगे, पाइनल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, एडर्नल ग्लैंड। तो अगर आपको पता ही नहीं होगा कि कौन सी लोकेशन पे है तो आप कैसे अरेंज करोगे। तो इससे सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, बिल्कुल ऐसे आपके टिप्स पे होना चाहिए कि कौन सा पार्ट कौन से एरिया में है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे, ये इसके इम्पोर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस करेंगे और बेसल गैंग्लियन के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं कौन से जो डिसऑर्डर है इसके रिलेटेड हैं और ये किस किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है और इसको हम क्या बोलते हैं, रिवॉर्ड के लिए या फिर हैबिट के लिए, रीइंफोर्समेंट के लिए आपका यही पार्ट रिस्पॉन्सिबल है। इसलिए इसको हम एक बार अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले मेन बेसिक स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं। जो आपका नर्वस सिस्टम है वो किस किस से बना हुआ है, आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या आ जाएगा, आपका ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। और जो आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसमें आ जाएगा ऑटोमेटिक एंड सोमैटिक। ठीक है, फिर आ गया जो आपका ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, स्लीप साइकिल के लिए, प्ले रोल इन वेरियस रिफ्लेक्सेस, सेंसरी इन्फॉर्मेशन के लिए, एफरेंट नर्व टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड इफेक्ट नर्व टू पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो सबसे पहले एफरेंट नर्व है ये क्या करती है कि ये सिग्नल लेके जाती है, जैसे आपके मसल से आपने कहीं स्किन टच हुई आपकी हॉट चीज़ के साथ, कोल्ड चीज़ के साथ, तो उधर से सिग्नल लेके जाएगी ये कहाँ, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। वहाँ इंटर न्यूरॉन होंगे जो उनके थ्रू ब्रेन तक जाएगा मैसेज, फिर जो वापस लेके आएगी। और जो मसल को, मतलब हम हाथ पीछे करते हैं जैसे कि कोई गर्म चीज़ के साथ टच हो रहा है, जो जब टच हो रहा है तो एफरेंट लेके जा रही है। और जो सिग्नल हमें मिल रहा है कि हमें हॉट फील हो रहा है, वो जो मसल हम पीछे करते हैं अपना या हैंड, तो वो किसकी वजह से होता है, एफरेंट की वजह से होता है। अब आ गया आपका ऑटोमेटिक एंड सोमैटिक। ऑटोमेटिक क्या आ गया आपका, ये तो नाम से ही पता चल रहा है, इनवॉलेंट्री कंट्रोल है ऑफ इंटरनल ऑर्गन, जैसे ब्लड वेसल्स आ गए, स्मूथ एंड कार्डिक मसल्स आ गए। और जो सोमैटिक आ गया वो क्या आ गया आपका, वॉलेंट्री कंट्रोल आ जाता है, जैसे स्किन का, बोन्स का। ठीक है, अब इनवॉलेंट्री और वॉलेंट्री, इस वर्ड से आप एक चीज़ और इधर कनेक्ट कर सकते हैं। फिर जो आपकी क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग थी, आपको इसी तरीके कनेक्ट करके चलना है ताकि जो वर्ड आए आप अपना पुराना रिवाइज करते चलें। अब उसमें क्या था कि जो इनवॉलेंट्री एक्टिविटी थी वो कौन परफॉर्म कर रहा था, आपकी क्लासिकल कंडीशनिंग। और जो आपकी वॉलेंट्री थी वो कौन कर रहा था, आपकी ऑपरेंट कंडीशनिंग। ठीक है, पर वो लर्निंग का है। ठीक है, इसको हमने इधर ऐसे कनेक्शन बना के चल रहे हैं। अब आगे आपका जो ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम है ये आगे पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक दो में डिवाइड है। तो जो आपका पैरासिम्पैथेटिक आ गया, ये क्या आ गया आपकी, इसमें नॉर्मल फंक्शनिंग आ जाएगी, ये आपकी बॉडी की एनर्जी को सेव करता है, जैसे आपकी डाइजेशन आ गई, जो भी आपकी स्मूथ फंक्शनिंग चल रही है वो सारी आ जाएगी पैरासिम्पैथेटिक में। अब जो सिंपैथेटिक है वो क्या आ गया आपका, फ्लाइट एंड फाइट मोड। इसमें जैसे हाई ये हार्ट रेट इंक्रीज़ हो जाएगा, बीपी इंक्रीज़ हो जाएगा, जो मतलब किसी टेंशन के टाइम आपका क्या होता है कि स्ट्रेस के टाइम एक्टिवेट होता है, वो क्या आ गया आपका, सिंपैथेटिक। और जो स्मूथ चल रहा है वो क्या है, पैरासिम्पैथेटिक। जैसे सिंपैथेटिक से स्ट्रेस रिलेट कर सकते हो। अब एक क्वेश्चन वो पूछते हैं, कभी कभी प्यूपिल का डायलेशन पूछते हैं, कभी कभी प्यूपिल का कॉन्ट्रैक्शन पूछ लेते हैं। तो जब कॉन्ट्रैक्शन पूछेंगे तो याद रखना वो पैरासिम्पैथेटिक में होता है। तो जब सिंपैथेटिक एक्टिवेट होती है तो क्या होता है, प्यूपिल डायलेशन होता है। ठीक है, अब आगे आपका कॉर्टेक्स हैज़ द एबिलिटी टू जनरेट न्यू ब्रेन सेल
उन कौन से एरिया में जो कॉर्टेक्स की एबिलिटी है कि न्यू जो सेल को जनरेट कर सके, वो आपका आ जाता है हिपोथैलेमस, हिप्पोकैम्पस, सॉरी हिप्पोकैम्पस आपका किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, मेमोरी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। अब हम एक बारी बेसिक स्ट्रक्चर देखेंगे इसका। सबसे पहले, अच्छा ये मेरी खुद की डायग्राम है, पहले ये देखते हैं, ठीक है, इधर आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले आ गया कि ये आ गया आपका कॉर्टेक्स, ये जितना भी ये एरिया, ये क्या है, सारा आपका कॉर्टेक्स आ गया, ठीक है। अब आ गया ये आपका थैलेमस, ये आ गया आपका हिप्पोथैलेमस। अब देखो जो हिप्पोथैलेमस है वो किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब रिस्पॉन्सिबल आपको तभी पता लगेगा जब पार्ट्स के बीच में कनेक्शन पता लगेगा, कौन सा पार्ट कौन से एरिया के साथ है। ये हिप्पोथैलेमस आ गया ना, और ये आपका थैलेमस आ गया। थैलेमस के साथ ही देखो ये है पिट्यूटरी ग्लैंड इधर, है ना, और ये है आपका पाइनल ग्लैंड। अब जब अरेंजमेंट के लिए पूछेंगे तो आपको पता होना चाहिए पाइनल ग्लैंड ज़्यादा ऊपर है और पिट्यूटरी इसके नीचे है। फिर आ गया आपका सेरिबेलम, ये रहा सेरिबेलम आपका। ये आ गया आपकी मिड ब्रेन, पॉन्स, मेड्यूला। अब मिड ब्रेन, पॉन्ड, मेड्यूला, ये देखो ये तीनों एक साथ हैं, तो ये क्या बना रहे हैं मिलके, ब्रेन स्टेम। और ये क्या आ गई आपकी स्पाइनल कॉर्ड, ये ब्रेन स्टेम बन रही है और ये नीचे को स्पाइनल कॉर्ड आ गई, ठीक है। अब एक चीज़ और है इधर नोट करने वाली, वो ये है कि जो आपका एक क्वेश्चन आता है कि ब्रेन के पार्ट को हम और किस नाम से जानते हैं, जैसे टेलीएंसिफेलॉन, डाईएंसिफेलॉन, मैस, मेट, माइट, ठीक है, ये कितने हैं, 5 हैं। फिर एक प्रोसेंसिफेलॉन आता है और एक रोमेंसिफेलॉन आता है। तो जो टेलीएंसिफेलॉन होता है ना, वो सबसे ऊपर का पार्ट होता है आपका, यानी कि आपका सेरिब्रल कॉर्टेक्स, इसको आप क्या बोलते हो, टेलीएंसिफेलॉन, ठीक है। टेली के बाद आपका आ जाएगा डाईएंसिफेलॉन, डाई में आ जाएगा आपका थैलेमस एंड हिपोथैलेमस, ठीक है। फिर आपके मैस, मैस मतलब मिड ब्रेन, मैसेंसिफेलॉन, फिर मेटेंसिफेलॉन, मेट में आ जाएंगे आपके पॉन्स और मेड्यूला। फिर नहीं सॉरी, इसमें आ जाएगा आपका, इसमें पॉन्स और ये वाला एरिया सेरिबेलम, और जो आपका लास्ट आ गया माइएंसिफेलॉन, वो क्या आ गया आपका मेड्यूला। अब देखो बिल्कुल ये सीरीज़ में ही चल रहे हैं। सबसे पहले आपका आ गया कॉर्टेक्स, ये क्या आ गया टेली, फिर आ गई ये थैलेमस और हिपोथैलेमस, डाई, फिर मिड ब्रेन आ गया मैस, फिर ये आ गया मैट, फिर ये आ गया माइएंसिफेलॉन, ठीक है। अब जो आपका टेलीएंसिफेलॉन और आपका डाईएंसिफेलॉन है, इन दोनों को मिला के हम प्रोसेंसिफेलॉन भी बोलते हैं। फिर जो मैसेंसिफेलॉन है आपका मिड ब्रेन, उसको मैसेंसिफेलॉन ही बोलेंगे, और जो आपका मेटेंसिफेलॉन और माइएंसिफेलॉन है उसको रोमेंसिफेलॉन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये थी आपकी डिवीज़न इनकी 5 पार्ट्स में, मतलब जो हम इनको और भी बोलते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आता है पेपर में। अब जो पेपर के व्यू पॉइंट से इंपॉर्टेंट है, मैं इस वीडियो में वही डिस्कस कर रही हूँ सिर्फ। उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट आ गया आपका, अब देखो इधर से आपको डायरेक्शन पता लग जाएगी, मिड ब्रेन देखो, अब क्या आ गया आपका मिड ब्रेन, मिड ब्रेन आ गया आपका ये पार्ट, ठीक है, और ये क्या आ गया आपके पॉन्स, इसके नीचे आ गया ये मेड्यूला, इसके नीचे आ गया ये आपकी क्या आ गई ब्रेन स्टेम आ गई, आपकी स्पाइनल कॉर्ड आ गई, ठीक है। ये सिंपल सा स्ट्रक्चर आ गया एक। उसके बाद आ गया ये स्ट्रक्चर, इसको हमने डिस्कस कर लिया। एक चीज़ और बता देती हूँ इसमें। अब देखो जो ब्रेन के पार्ट को क्या करता है आपका, डिवाइड करती है, एक होता है आपका सेंट्रल सेलुलस, वो इधर का पार्ट आ गया। ये क्या करता है कि जो आपके 4 लूप्स हैं उनको क्या करती है, अलग अलग उनको डिवाइड करती है 4 पार्ट्स में, ठीक है। ये आ गया आपकी हेमिस्फीयर को 4 पार्ट में, ये फ्रंटल आ गया, ये पेरेंटल आ गया, ये ऑसिपेटल आ गया, और ये क्या आ गया आपका टेम्परल लूप। ऑसिपेटल ये आ गया, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, आपके विज़न के लिए होता है इंपॉर्टेंट। ये किसके लिए होता है, आपकी सेंसरी के लिए। और ये किसके लिए होता है, आपकी जो प्लानिंग, थॉट्स, जो चीज़ भी आप मतलब ऑर्गेनाइज करते हो, हाई लेवल की कॉग्निशन, वो फ्रंटल में आ गई। टेम्परल मेन किसके लिए आ गया, हियरिंग के लिए। बट टेम्परल हियरिंग के लिए तो है ही है, बट इसके साथ जो टेम्परल लूप है, तो जो आपका हिप्पोकैम्पस है वो टेम्परल लूप के इनर फोल्ड में लाई करता है, इसलिए ये आपका मेमोरी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। जो 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है वो क्या आ गई आपकी, वो आ गई आपके सेंट्रल सेलुलस, और जो लेटरल सेलुलस है वो क्या करती है, आपकी जो फ्रंटल पार्ट को और आपके पेरेंटल पार्ट को टेम्परल पार्ट से अलग करती है, ठीक है। उसके बाद आ गया ये रहा। अच्छा, इसका मैं बाद में जब आगे डिस्कस करूँगी, इसको हम तब पढ़ेंगे। अब हम पहले इसके 4 लूप्स को डिस्कस कर लेते हैं।
और क्या है इसके बारे में इम्पोर्टेंट, ठीक है। ये देखो, अब जब आप खुद से डायग्राम बनाओगे ना तो आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। अब अब अगर अब अगर मुझे कोई पूछेगा कौन सा पार्ट कहाँ पे है, तो ये मैंने डायग्राम्स कम से कम 4-5 बारी बनाई हुई है, क्या पता मैं बिना देखे भी बना लूँ। तो जब आप 1-2 बारी बनाओगे या फिर इनके स्ट्रक्चर देख के ही इन चीज़ों को पढ़ोगे तो ज़्यादा क्लियर होगा कंसेप्ट, ठीक है। अब आ गया उसके बाद आपके इम्पॉर्टेंट पॉइंट आगे कि जो न्यूरॉन मेक अप टू कितना, अबाउट 10% ब्रेन सेल और 90% सेल कौन बनाते हैं, आपके ग्लियाल सेल बनाते हैं, ठीक है। फिर आ गया आपका 85% ऑफ ब्रेन वेट किसकी वजह से होता है, आपका सेरिब्रल कॉर्टेक्स की वजह से होता है। फिर आ गया आपके राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, सीधे से क्वेश्चन आता है, वो पूछ लेंगे एनालिटिकल थॉट, लॉजिकल थिंकिंग या लैंग्वेज, कौन सा पार्ट रिस्पॉन्सिबल है, पता होना चाहिए आपको लेफ्ट पार्ट रिस्पॉन्सिबल है। और जो राइट पार्ट है इसका याद रखना, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, आपकी आर्ट के लिए, क्रिएटिविटी के लिए, इमेजिनेशन के लिए, इंट्यूशन, इंसाइट, म्यूज़िक, अवेयरनेस। मतलब कंक्लूड करके ये है कि जो राइट पार्ट है वो आपकी क्रिएटिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और जो आपका लेफ्ट पार्ट है वो एनालिटिकल के लिए। जो भी आप स्कूल में चीज़ें सीखते हैं ना, एक हिसाब से ये याद रखना, जैसे राइटिंग, रीडिंग, साइंस, मैथ, रीजनिंग, ये सारा सीख के आता है ना आपको, तो ये लेफ़्ट की वजह से है। और जो आपके खुद में क्रिएटिविटी निकलती है वो किसकी वजह से है, राइट की वजह से है, ठीक है। अब उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ गया कि कौन सा आपका जो कौन सा पार्ट है जो आपके राइट और लेफ्ट हेमिस्फेयर में कनेक्शन बनाता है, तो वो क्या है आपका कॉर्पस, CORPUS, कॉर्पस क्लोसम, SCOM, ठीक है। कॉर्पस क्लोसम है जो दोनों पार्ट को कनेक्ट करता है, ये क्या है, बंडल ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं। उसके बाद आ गया कि जो एक एडल्ट का ब्रेन है उसका वेट कितना है, तो उसका वेट है 1.36 kg, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रख लेना। अब हम इसके फंक्शंस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आ गया आपका फोर ब्रेन, देखो जो हमारा ये रहा, ठीक है। अब जो हमारा अब ये जो 4 लूप्स हैं, जो हमारा सेरेब्रल कॉर्टेक्स है उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो उसके कौन कौन से लूप्स आ गए, ये रहा आपका फोर ब्रेन आ गया। फोर ब्रेन में आपका क्या आ गया, सेरिब्रम आ गया, सेरिब्रम को हम सेरिब्रल कॉर्टेक्स भी बोलते हैं। 4 लूप्स में डिवाइड किया है, फ्रंटल, पेरेंटल, ऑसिपिटल एंड टेम्परल, ठीक है। जो सबसे पहले आ गया आपका कौन सा, फ्रंटल लूप। फ्रंटल लूप किस लिए रिस्पॉन्स, और ये जो आपका फोर ब्रेन है ये क्या आपकी जो हायर कॉग्निटिव एबिलिटीज़ या कोई भी आप फंक्शनिंग करते हो वो फोर ब्रेन की वजह से होती है। अब आ गया आपका कि सबसे पहले फ्रंटल लूप, तो फ्रंटल लूप किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, आपकी पर्सनालिटी के लिए, थिंकिंग के लिए, प्लानिंग के लिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, या आप जो रिकॉग्नाइज करते हो, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ स्मेल, वो किसकी वजह से है, फ्रंटल लूप की वजह से है। सेकेंड आ गया आपका पेरेंटल लूप, तो ये किसके लिए, ये आपका मेन है विज़न के लिए, टच के लिए, बॉडी अवेयरनेस के लिए, स्पेटियल ओरिएंटेशन के लिए, कंट्रोल, मूवमेंट, सेंसेशन, स्पीड एंड राइटिंग, ठीक है। तो वो किसके, ये कौन है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल, पेरेंटल लूप। फिर आ गया आपका ऑसिपिटल, अगर सिंपल ऐसे याद रखोगे ये प्लानिंग वगैरह के लिए है, या आपकी सेंसेस के लिए है, या आपका विज़न के लिए है, और या आपका हियरिंग के लिए है। बट इनके और भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं ना, क्योंकि जो ब्रेन का एक पार्ट है वो सिर्फ एक फंक्शन नहीं परफॉर्म करता है, बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करता है। अब आ गया ऑसिपिटल लूप, तो ये किस किस के लिए है, विजुअल रिकॉग्नाइजेशन के लिए, विजुअल अटेंशन के लिए, स्पेटियल एनालिसिस के लिए, कंट्रोल, मेमोरी, साइट, स्मेल। अब आ गया आपका टेम्परल, तो टेम्परल किस किस चीज़ के लिए है, टेम्परल आ गया कंट्रोल करता है स्पीच को, हियरिंग को कंट्रोल करता है। अब मेन है कि जो टेम्परल है इसमें आपका वर्निकी एंड ब्रोका एरिया, इसका मैंने अलग से वीडियो डाली है बिल्कुल अच्छे से कि कौन सा पार्ट कैसे परफॉर्म करता है। अब जो टेम्परल लूप है, ठीक है। अब आ गया उसके बाद जो आपका टेम्परल लूप है ना साथ में, तो इसका जो ब्रोका एरिया है वो कौन से पार्ट में होता है, वो आपके फ्रंटल पार्ट में होता है, ठीक है। उसके बाद आ गया टेम्परल लूप का, इसका जो वर्निकी एरिया है वो कंप्रीहेंशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो ब्रोका एरिया है वो किसके लिए, लैंग्वेज की प्रोडक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर हमारा ब्रोका एरिया डैमेज हो जाएगा तो हम जो स्पीच है उसको प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। अगर वर्निकी डैमेज हो जाएगा तो क्या होगा, हम उसको समझ नहीं पाएंगे। और ये जो हमारी जीके, ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरीज, इन सब के लिए भी हमारा टेम्परल लूप रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि जो हमारा हिप्पोकैम्पस है वो टेम्परल लूप के इनर फोल्ड में लाई करता है, ठीक है।
तो इधर हमारा कंप्लीट हो गया फोर ब्रेन। अब हम पढ़ते हैं मिड ब्रेन। मिड ब्रेन के क्या क्या पार्ट हैं? टेक्टम, टेगमेंटम, सेरिब्रल, पेडंकल्स। ठीक है, जो आपका टेक्टम है वो आपका टॉप पार्ट है और जो आपका टेगमेंटम है वो बॉटम पार्ट है। तो जो बॉटम है वो होमोस्टैटिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है और जो टॉप है वो विजुअल एंड ऑडिटरी रिफ्लेक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसको हम रिले स्टेशन ऑफ विजुअल एंड ऑडिटरी स्टिमुलस भी बोलते हैं। रिले स्टेशन क्या हो गया? जो इन्फॉर्मेशन लेता है और इन्फॉर्मेशन को आगे पास करता है। ठीक है, अब आगे इसके पार्ट्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आ गया पिट्यूटरी ग्लैंड भी इसमें। अब देखो पार्ट मैंने पहले इसको बताया था ना इनके स्ट्रक्चर को। अब मिड ब्रेन के पास कौन कौन सा आ गया? आपका पिट्यूटरी ग्लैंड आ जाता है, लिम्बिक सिस्टम। अब जो लिम्बिक सिस्टम है इसमें कौन कौन से पार्ट आपके आते हैं? थैलेमस, हिप्पोथैलेमस, नोट कर लेना आप, मैंने इधर नहीं लिखा है। थैलेमस, हिप्पोथैलेमस, एमेगार्टला, और उसके बाद आपका एक और पार्ट होता है और हिप्पोकैम्पस। ठीक है, 4 पार्ट्स होते हैं इसके। और ये जो एपिसोडिक मेमोरी है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? आपका लिम्बिक सिस्टम। बट ये अगर मिड ब्रेन में देखोगे तो ये सारे मिड ब्रेन के ही पार्ट हैं, इधर तक ये 4। ठीक है, उसके बाद आ गया आपका थैलेमस। ये रिले स्टेशन है, इन्फॉर्मेशन लेता है और इन्फॉर्मेशन को आगे पास करता है, सिर्फ एक स्मेल को छोड़ के। अब आ गया आपका हिप्पोथैलेमस। जो हिप्पोथैलेमस है इसमें लेटरल थैलेमस है और वेंट्रोमेडिकल। जो लेटरल था इससे क्या आता था? आपको भूख लगती थी, और वेंट्रोमेडिकल से कंट्रोल करते थे हम इसको, हंगर को। और ये जो हिप्पोथैलेमस है ये क्या था? इसका पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ बहुत अच्छा खासा वाला कनेक्शन है। इसके रिलेटेड जो एंडोक्राइन सिस्टम का मैंने आपको पढ़ाया उधर बताया है कि जितने भी जो आपके एंटीरियर पिट्यूटरी पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ जो हार्मोन्स या आपके हार्मोन्स जो उसके साथ रिलेट करते हैं या न्यूरोट्रांसमीटर, तो वो क्या होते थे? थैलेमस से कहाँ आते थे? पिट्यूटरी ग्लैंड में, एंटीरियर में। और उसके बाद कहाँ जाते थे? किसी पर्टिकुलर ग्लैंड को क्या करते थे? फंक्शन, उनकी फंक्शनिंग में हेल्प करते थे। और जो पोस्टीरियर के थे वो डायरेक्ट फंक्शन करते थे, और जो एंटीरियर के साथ थे वो क्या करते थे? इनडायरेक्टली करते थे। ठीक है, फिर आ गया उसके बाद आपका एमेगार्डला। ये किसके लिए? इमोशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और जो इमोशन से रिलेटेड मेमोरीज फॉर्म होती हैं वो भी इसी की वजह से होती हैं। ठीक है, फिर आ गया हमारा उसके बाद हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन में आपका क्या क्या आ जाएगा? ब्रेन स्टेम, मेड्यूला, पॉन्स, सेरिबेलम। ठीक है, अब देखो ब्रेन स्टेम मैंने बताया था ना किस किस को मिलके ब्रेन स्टेम बन रही है? आपके मिड ब्रेन, मेड्यूला एंड पॉन्स को मिलके क्या बन रही है? आपकी ब्रेन स्टेम बन रही है। और ब्रेन स्टेम का क्या फंक्शन है? ये कंट्रोल करती है ऑटोमेटिक थिंग्स को, जैसे कि आपकी सर्कुलेशन आ गई, ब्लड सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन आ गई, इन सब चीज़ों को। मेड्यूला क्या आ गया? इनवॉलेंटरी फंक्शंस को कंट्रोल करता है, वॉमिटिंग हो गई, जैसे स्नीजिंग हो गई। अच्छा, आप पॉन्स क्या करते हैं आपके? ये कंट्रोल करते हैं आपकी ब्रीथिंग को, कम्युनिकेशन को बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ब्रेन। और सेरिबेलम क्या करता है? कंट्रोल करता है आपकी मूवमेंट को। ये याद रखना, इसका पूछ लेते हैं। मूवमेंट को कंट्रोल करता है, मसल्स को बैलेंस करता है, पोस्चर को। ठीक है, और जो आपका 80% ब्रेन के न्यूरॉन है और 10% ब्रेन का मास है, ये किसकी वजह से है? हिंड ब्रेन की वजह से है। और लर्निंग के साथ मेमोरी या मेमोरी एसोसिएटेड विद मूवमेंट, जो मेमोरी मूवमेंट के साथ एसोसिएट है वो सेरिबेलम बना रहा है, और जो मेमोरी इमोशंस के साथ अटैच है वो कौन बना रहा है? एमेगार्डला बना रहा है। और एपिसोडिक मेमोरी कौन बना रहा है? लिम्बिक सिस्टम बना रहा है। क्योंकि कभी कभी सिंपल मैच द फॉलोइंग पूछ लेते हैं, अलग अलग टाइप की मेमोरी बता देंगे और सामने पार्ट्स दे देंगे आपको। ठीक है, इधर हमारा ये कंसेप्ट ख़त्म होता है और हमने इसको भी डिस्कस कर लिया। ये भी हो गया, ये डायग्राम भी हो गई, ये भी हो गई, ये भी। अब बचिए ये, इसका मैं बताती हूँ आपको। सबसे पहले अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। ये आ गया हमारा बेसल गैंग्लियन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि बहुत सारे जो आपके डिजीज़ वगैरह या डिसऑर्डर हो रहे हैं, जैसे हंटिंगटन डिजीज़, आपका ओसीडी आ गया, पार्किंसन डिजीज़ आ गया, ये किसकी वजह से हो रहा है? आपका बेसल गैंग्लियन की वजह से हो रहा है। और इसका हम डीपली पढ़ते नहीं हैं, इसलिए उधर क्वेश्चन हमसे सॉल्व नहीं होते और फिर हमें लगता है कि यार हम पढ़ के आए थे पर ये क्या पूछ लिया है। मतलब मुझे तो लगता था, इसलिए मैं बोल रही हूँ। ये आ गया। ठीक है, सबसे पहले ये आ गया आपका ब्रेन। ठीक है, अब देखना समझ तो आ रही है ना। ये आ गया आपका फ्रंटल पार्ट, ये आ गया आपका पेरेंटल, ये आ गया आपका पीछे ऑसिपिटल, और ये आ गया आपका टेम्परल पार्ट। अब ये जो ये कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, ये सेंट्रल सेलस हो गया, ये आपका लेटरल हो गया। ठीक है, ऐसे ही चीज़ें बनाओगे तो याद रहेंगी। अब ये जो आपको सी शेप दिख रही है ये क्या है? आपका ये बेसल गैंग्लियन है पूरा। तो बाकी इसके क्या है? पार्ट्स हैं। ठीक है, ये देखो ये आ गया सबसे पहले। अब देखो कौन सी चीज़ें कहाँ पे लाई करती हैं।
ये आ गया आपका थैलेमस, ये क्या आ गया आपका थैलेमस, ये रेड पार्ट दिख रहा है आपको। फिर ये जो सी शेप पूरा, ये आपका स्ट्रेंटम आ गया, ग्लोबस पैलिडस आ गए, ये आ गया ये। फिर इधर आके क्या आ गया, ये आपका जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, जिसको मैंने ब्लैक कलर करा हुआ है, ये क्या आपका सब थैलेमिक न्यूक्लियस और सब्सटेंशिया निग्रा क्या आ गया, ये नीचे, और ये ऊपर क्या आ गया, मिड ब्रेन आ गया। उसके बाद आ गया, ये आ गया एमेगार्डला, ये छोटा सा जो गोल सा दिख रहा है, और इसके साथ नीचे ये आपको बिल्कुल लाइट ग्रीन दिख रहा होगा, ये आपका हिप्पो कैंपस है। अब देखो इनका कनेक्शन कितना पास पास है, एमेगार्डला, हिप्पो कैंपस, थैलेमस और हिपोथैलेमस। तो ये चारों किस में आ रहे थे, अभी हमने पढ़ा, ये चारों किस में आ रहे थे, आपके लिम्बिक सिस्टम में आ रहे थे। अब जो कॉर्पस स्टेंटम है, ये क्या है, एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है कंपोज्ड ऑफ सेवरल स्मॉल न्यूक्लियस। इट इज़ लोकेटेड इन दी सैरीब्रम। सैरीब्रम क्या था आपका, सैरिब्रल कॉर्टेक्स को ही हम सैरिब्रम बोलते हैं। सब्सटेंशिया निग्रा क्या आ गया, लोकेटेड इन दी अपर पोर्शन ऑफ द ब्रेन स्टेम। सब्सटेंशिया निग्रा क्या है, आपको ऐसे भी पता होना चाहिए, इधर से क्या कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ होता है, इधर से होता है आपका डोपामीन रिलीज़। अब देखो अभी तक हमें यही पता है कि सिर्फ सब्सटेंशिया निग्रा है जो वो क्या करता है, डोपामीन को रिलीज़ करता है, बट हमें ये नहीं पता कि और कौन कौन से पार्ट सब्सटेंशिया निग्रा को रिलीज़ करते हैं। तो क्वेश्चन इस टाइप का आ सकता है, सब्सटेंशिया निग्रा दे देंगे, 4 आपको ऑप्शन दे देंगे, फिर नीचे पेयर बना के दे देंगे, हमें एक ही पता होगा और हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब देखो और कौन कौन से पार्ट में से वो निकलता है, हम उसको पढ़ेंगे। फिर सब थैलेमिक न्यूक्लियस इज़ लोकेटेड बिटवीन द ब्रेन स्टेम एंड द सैरिब्रम। इसका अच्छा, सैरिब्रम को हम क्या बोलते थे, डाइएंसिफेलॉन, ये मैंने आपको बता दिया। अब जो आपका कॉर्पस स्ट्रैटम है, इसको क्या बोलते हैं, टेलिएंसिफेलॉन। तो टेलिएंसिफेलॉन क्या था आपका, थैलेमस एंड हिपोथैलेमस वाला पार्ट। इसमें आ गया आपका कौन कौन सा पार्ट आ गया, क्यूडामेट न्यूक्लियस, प्यूटामैन न्यूक्लियस, एक्यूम्बिन्स, फिर ग्लोबस पैलिडस। ठीक है, तो ये जो स्टार्टिंग के ये आपके 3 पार्ट आ गए, ये क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं इंफॉर्मेशन बाकी पार्ट से। फिर ग्लोबस पैलिडस क्या करता है, आगे पास करता है इस इंफॉर्मेशन को। और ये कौन सी होती है, वॉलंटरी मूवमेंट होती है, अक्कर एट सबकॉन्शियस लेवल। और जो आपके क्यूडामेट न्यूक्लियस और प्यूटामैन हैं, ये मिलके क्या बनाते हैं, डोर्सल स्ट्रैटम। और जो आपका डोर्सल स्ट्रैटम है, इसको हम हैबिट हब भी बोलते हैं। और ये क्या है, आपका पोस्टीरियर पार्ट है, और ये ज़्यादा सुपीरियर है एज़ कम्पेयर टू वेंट्रल स्ट्रैटम। वेंट्रल क्या है आपका, इन्फीरियर है, और क्या है, एंटीरियर है। अब जो एंटीरियर और पोस्टीरियर है ना, इनमें से बहुत क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि पूछ लेंगे कि ब्रेन का जो एंटीरियर पार्ट है वो वैलेंसी के लिए इंपॉर्टेंट है कि अराउजल के लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या करता है और एंटीरियर पिट्यूटरी क्या करता है। डोर्सल स्ट्रैटम आपका एंटीरियर है कि पोस्टीरियर है, वेंट्रल आपका पोस्टीरियर है कि एंटीरियर है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं कंफ्यूज करने के लिए, जबकि इनका कोई ज़्यादा बड़ा कंसेप्ट नहीं होता है। अब जो डोर्सल है, ये क्या है आपका, पोस्टीरियर है, मतलब बैक पार्ट है, और ज़्यादा सुपीरियर है, और हैबिट हब है। और जो वेंट्रल है वो क्या है आपका, इन्फीरियर है और एंटीरियर है, और रिवॉर्ड हब है। ठीक है, रिवॉर्ड हब कौन है, वेंट्रल, और डोर्सल क्या है आपका, हैबिट हब। फिर आ गया आपका कनेक्शन ऑफ स्ट्रैटम, किस किस के साथ इसका कनेक्शन है, लिम्बिक सिस्टम के साथ। लिम्बिक सिस्टम क्या आ गया आपका, अभी बताया था मैंने, एमेगार्डला, हिप्पोकैम्पस, थैलेमस एंड हिपोथैलेमस। फिर आ गया रिफिन न्यूक्लाई इन दी मिड ब्रेन कैरिंग सेरोटोनिन। अब एक बार सिंपल सा क्वेश्चन आया था कि कौन से न्यूक्लियाई को जो सेरोटोनिन है वो कैरी करता है। ठीक है, अब सेरिब्रल कॉर्टेक्स के साथ भी ये कनेक्ट है। ब्रेन स्टेम रिसीव एफरेंट फाइबर फ्रॉम सब्सटेंशिया निग्रा एंड थैलेमस डोपामिन न्यूरॉन। ठीक है, अब आ गया मेन इनपुट एरिया फॉर द बेसल गैंग्लियन। ठीक है, जो मेन इनपुट एरिया है बेसल गैंग्लियन के लिए वो क्या है, स्ट्रैटम। और स्ट्रैटम का कनेक्शन किन किन के साथ है वो मैंने बता दिया आपको। अब जो बेसल गैंग्लियन है, फंक्शनली किसके साथ रिलेट करते हैं वो, ये क्यूडामेट न्यूक्लियस, प्यूटामैन, ग्लोबस पैलिडस, एमेगार्डला। अच्छा, फिर आ गया सब थैलेमिक और सब्सटेंशिया निग्रा। अब देखो, अब मैंने आपको पहले बोला था कि सब्सटेंशिया निग्रा और कौन कौन से जो आपका डोपामीन है उसको और कौन कौन सा पार्ट रिलीज़ करता है, तो उसको आपका रिलीज़ करता है, हिपोथैलेमस भी करता है, वेंट्रल टैगमेंटल एरिया भी करता है। ठीक है, अब देखो ये कैसे करता है, क्यों करता है, मतलब ये आ गया आपका। ठीक है,
अब देखो सबसे पहले ये पिट्यूटरी ग्लैंड आ गया ना आपका इधर। अब आ गया हमारा सब्सटेंशिया निग्रा, ये रहा ना सब्सटेंशिया निग्रा। इसके साथ क्या रहा, वीटीए। तो ये साथ साथ में है, ठीक है। ये दो तो कर रहे हैं, और कौन कर रहा है डोपामिन को रिलीज़, हिपोथैलेमस कर रहा है। तो ये रहा आपका हिपोथैलेमस भी। ये तीनों देखो कितने पास कनेक्शन में है। तो ये तीनों किसको रिलीज़ कर रहे हैं, आपके सब्सटेंशिया निग्रा को रिलीज़ कर रहे हैं, नहीं सॉरी, डोपामिन को रिलीज़ कर रहे हैं। ऐसे ही जो हर एक पार्ट है वो ऐसे ही रिलेट करता है रिलीज़ होने के लिए, मतलब जहाँ से वो रिलीज़ होता है। अब जैसे आपका इसके बाद और कौन सा था, पाइनल ग्लैंड था। पाइनल ग्लैंड किसके लिए क्या क्या रिलीज़ करता था आपका, टिप्स पे होना चाहिए, सेरोटोनिन और क्या करता है ये रिलीज़, सेरोटोनिन किसके, मेलाटोनिन एंड सेरोटोनिन। मेलाटोनिन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है और सेरोटोनिन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये भी पता होना चाहिए आपको। तो सेरोटोनिन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल, आपका मूड, स्लीप एंड एपेटाइट। और जो एक सेरोटोनिन था और क्या था, मेलाटोनिन। मेलाटोनिन किसके लिए, आपका स्लीप और वेक साइकिल के लिए। और जो सेरोटोनिन है स्लीप के लिए वो भी है, बट वो मूड और एपिटाइट के लिए भी है। तो जो मैंने इससे पहले एक वीडियो डाली थी, किसकी थी वो, न्यूरोट्रांसमीटर की थी। उसमें मैंने बिल्कुल डीपली आपको बताया था, जिस लेवल के आजकल क्वेश्चन आ रहे हैं वो उस टाइप की वीडियो थी, कि जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं, मोनोमाइंस कौन से हैं, अमीनो एसिड कौन से हैं, पेप्टाइड्स कौन से हैं। क्योंकि आजकल क्वेश्चन पूछते हैं जैसे डोपामीन, नॉरपाइनफ्रिन, एडेलिन दे देंगे, पूछ लेंगे ये मोनोमीन्स है कि ये पेप्टाइड्स हैं, पेप्टाइड्स क्या होते हैं, अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, इस टाइप के। कैटाकोलामाइंस क्या हैं, इंडोलामाइंस क्या हैं, इनके अंदर की कैटेगरी पूछ रहे हैं। सिंपल क्वेश्चन नहीं आ रहा है कि कौन स्ट्रेंथन करेगा या कौन वीक करेगा, कौन इनहिबिट करेगा। पहले पहले ऐसे क्वेश्चन आते थे, ठीक है। चलो ये हो गया, क्या बचा, ये भी हो गया। अब देखते हैं कि इनके साथ ये किस चीज़ के लिए और रिस्पॉन्सिबल हैं। ये आ गया ग्रुप, अच्छा बेसल गैंग्लियन क्या, आपका ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई है, स्ट्रांगली इंटरकनेक्टेड विद द सेरिब्रल कॉर्टेक्स, थैलेमस। अभी अगर पूछ लेंगे कि ये जो आपका बेसल गैंग्लियन है वो किसके साथ कनेक्ट है, तो डायग्राम से ही पता लगता है आपको, सेरिब्रल कॉर्टेक्स के साथ, थैलेमस, ब्रेन स्टेम एज वेल एज अदर ब्रेन पार्ट, ठीक है। फंक्शन क्या है इसका, मोटर कंट्रोल करता है, कॉग्निशन, इमोशन, लर्निंग, प्ले रोल इन, ये मेन किस में रोल प्ले करता है, आपके रिवॉर्ड एंड रीइंफोर्समेंट में, एडिक्टिव बिहेवियर एंड हैबिट फॉर्मेशन में। अब देखो हैबिट बनेगी तो एडिक्शन होगी उस चीज़ की। एडिक्शन क्यों होती है, अगर आपको उस चीज़ के लिए रीइंफोर्समेंट है, कुछ रिवॉर्ड मिल रहा है तभी होगी। तो ये सारी चीज़ें कनेक्शन में हैं, ठीक है। फिर आगे अगर ये पार्ट डैमेज हो जाएगा तो क्या होगा, प्रॉब्लम कंट्रोलिंग स्पीच, मूवमेंट, पोस्चर, पार्किंसन डिजीज़ हो सकती है, जिसमें क्या होता है डिफ़िकल्टी स्टार्टिंग, स्टॉपिंग या किसी मूवमेंट को रिलेटेड। फिर आ गया हंटिंगटन डिजीज़ के लिए इम्पोर्टेंट है आपका बेसल गैंग्लियन, कॉज्ड बाय ग्रेजुअल डिग्रेडेशन ऑफ पार्ट ऑफ बेसल गैंग्लियन कॉल्ड द न्यूक्लियस एंड कॉल्ड क्यूडामेट न्यूक्लियस एंड पुटामैन, ठीक है। अब ये सिंपल सा भी पूछ लेते हैं कि हंटिंगटन डिजीज़ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। कभी कभी बेसल गैंग्लियन नहीं पूछेंगे तो डॉर्सल पूछ लेंगे आपको, डॉर्सल स्ट्रैंटम। तो आपको पता होना चाहिए कि डॉर्सल स्ट्रैंटम की वजह से क्या होता है, आपका हंटिंगटन डिजीज़ होती है। अब ये आप सोच रहे होंगे डॉर्सल स्ट्रैंटम कैसे आ गया, तो ये जो आपका क्यूडामेट न्यूक्लियस एंड पुटामैन, इन दोनों को मिलकर क्या बनता है, डॉर्सल स्ट्रैंटम बनता है। फिर आ गया पार्किंसन डिजीज़, तो ये किसकी वजह से होता है, हमें पता है सिर्फ सब्सटेंशिया निग्रा की वजह से होता है। बट अगर ये पूछेंगे बेसल गैंग्लियन देंगे, सब्सटेंशिया निग्रा देंगे, वीटीए देंगे या फिर हिपोथैलेमस देंगे और आपको चूज़ करने के लिए बोलोगे तो आपको चारों को चूज़ करना है, ठीक है। फिर आ गया आपका ओसीडी रिलेटेड टू बेसल गैंग्लियन है। फिर आ गया आपका एक ये सिंड्रोम है, टोरट-ट्री सिंड्रोम, ये किसके साथ रिलेट करता है, ओसीडी के साथ रिलेट करता है। और ओसीडी बेसल गैंग्लियन के साथ, इसलिए ये भी इसके साथ करता है। इसमें क्या होता है कि रिपीटेटिव मूवमेंट है, अनवांटेड साउंड निकालते हैं, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है ये। अब आ गया देयर आर टू क्यूडामेट न्यूक्लियाई, वन इन ईच हेमिस्फीयर, रिसीव करते हैं इन्फॉर्मेशन कहाँ, कॉर्टेक्स से। और जो हमारी फ्रंटल लूप है ये क्या करती है, इन्फॉर्मेशन सेंड करती है हेड ऑफ क्यूडामेट को, फिर ये टेम्परल और पेरेंटल में जाती है, फिर बॉडी फिर क्यूडामेट की बॉडी में जाती है, फिर टेल में चली जाती है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले ये आ गया, ठीक है, ये हेड आ गया इसका, ये टेल आ गई, ये बॉडी आ गई, ये टेल आ गई, ठीक है। इस तरीके से जा रही है इन्फॉर्मेशन। फिर आ गया इम्पॉर्टेंट फॉर क्रिएशन एंड स्टोरिंग ऑफ मेमोरी,
हेल्प इन यूजिंग इन्फॉर्मेशन वी हैव रिसीव इन द पास्ट इन डिसाइडिंग वट वी नीड टू डू एट प्रेजेंट। किस लिए हेल्प करती है हमारे की हेल्प हम यूज़ करें इन्फॉर्मेशन को जो हमने कब ली हुई है, पास्ट में ली है, और हम उसको प्रेजेंट में कैसे यूज़ करें। लेफ़्ट साइड है जो वो क्या कंट्रोल करती है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को भी लेफ़्ट साइड ही कंट्रोल करती है। फिर माल फंक्शनिंग इन द हेड ऑफ क्यूडोमेट न्यूक्लियस, तो ओसीडी होता है, उससे आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मोटिवेशन एंड प्लानिंग ऑफ बिहेवियर। तो इसके साथ ही हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो रहा है। जो इम्पोर्टेंट थे मैंने डिस्कस कर लिए हैं। इसमें हमने सिर्फ उसका नहीं पढ़ा है, न्यूरॉन का नहीं पढ़ा होगा, बट जो हम इससे पहले जो मैंने वीडियो डाली है उसमें मैंने न्यूरॉन का भी कवर किया है, तो आप उधर जाके देख सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें। थैंक यू।